सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस शोर संदीप भैया। एंड गाइस, जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद से आई होप आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा, एनटीए की वेबसाइट पर जाके फटाफट देख लो। और एक बात और, अपनी परसेंटाइल और अपना ड्रीम कॉलेज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आई वुड लाइक टू सी दैट। ओके बच्चा पार्टी, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेन 2025 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। पूरा डिटेल आइडिया दे दूंगा। ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत भी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए सेफ स्कोर क्या है। आपके परसेंटाइल पर क्या कोई एनआईटी, क्या कोई ट्रिपल आईटी मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो बढ़िया बात, टायर 1 की मिल रही होगी तो आप सीधे आईआईटी की तैयारी करेंगे। टायर 2 या 3 की मिल रही होगी तो कोशिश ये करेंगे कि टायर 1 की मिले और फिर एडवांस पढ़ा जाए। और अगर नहीं मिल रही होगी तो फिर अगले अटेम्प्ट में सिर्फ इस बात का टारगेट लेके चलना है कि एक अच्छी एनआईटी या ट्रिपल आईटी अपनी सिक्योर हो सके। बिकॉज ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, कट एंड क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपके परसेंटाइल के बिहाफ पर आपकी क्या रैंक बनने वाली है और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को डिटेल में देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जो 90 परसेंटाइल को 90% बोल के आपका बच्चा जो आपको बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। 90 परसेंटाइल बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता है, काफी लो स्कोर होता है। ओके, तो चलो बच्चा लोग, शुरू करते हैं अपने आज के इस जबरदस्त वीडियो को। देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस बार हमें पता है कि पिछले साल से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। और हमारा कट ऑफ इस बात पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। ये इस बात पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों सेशंस को मिला के अपीयर हो रहे हैं। अगर अब देखो, पिछले बार लगभग 2024 का डेटा दिखाऊं तो 2024 में लगभग लगभग 14,15,111 बच्चे अपीयर हुए थे। मतलब मोटा मोटी पिछले साल 14 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। और उस 14 लाख में से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। 2.5 लाख बच्चों ने ही कट ऑफ क्लियर किया था। हर साल 14 लाख में से ही 2.5 लाख के तकरीबन बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं। कट ऑफ क्लियर करते हैं और बाकी बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब जो लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उसका मतलब क्या है? क्या उनको एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है? क्या उनको ट्रिपल आईटी में एडमिशन दे दिया जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पता चलेगा आपको काउंसलिंग कराने पर, अपनी रैंक आने पर। रैंक देख के ही बताया जा सकता है कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। कट ऑफ अगर क्लियर भी हो गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये वाली एनआईटी मिल जाएगी। एनआईटी मिलती है मेरिट बेसिस पर। जो टॉप का बंदा होगा उसको टॉप की एनआईटी मिलेगी, है ना। जो उसके बाद वाला बंदा होगा उसके बाद की एनआईटी मिलेगी, डिपेंड ऑन द प्रेफरेंस ऑर्डर। काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा, कॉलेज की प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी और ब्रांच की प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी। उसको आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना होता है और उसके बिहाफ पर आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलता है। उस पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। इसमें लगभग लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास जनरल सीट ली जाती हैं। मतलब 14 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें से 1 लाख बच्चों को जनरल से क्वालिफाई किया गया था। ओबीसी से लगभग लगभग 27% बच्चों को, 2.5 लाख के 27% बच्चों को ओबीसी से क्वालिफाई किया गया था। 10% बच्चों को ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किया गया था। मतलब ये जो 2.5 लाख है उसमें 10% बच्चा फिक्स है कि ईडब्ल्यूएस से आएगा ही आएगा। बाकी अनरिजर्व्ड में कोई भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एससी एसटी कोई भी आ सकता है। और उसके साथ साथ 21% सीट एससी के लिए और 7% सीट 7% सीट जो होता है एसटी के लिए इस 2.5 लाख में फिक्स होता है। और इन बच्चों को ही मौका दिया जाता है एडवांस देने का, या फिर यही बच्चे वो होते हैं जो जेईई मेन के कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं। तो 14 लाख में से मात्र 2.5 लाख बच्चे ही कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अब अगर पिछले बार 14 लाख बच्चे बैठे थे, 14 लाख बच्चे बैठे थे, तो 14 लाख में से 2.5 लाख को क्लियर कराने के लिए कट ऑफ क्या बनी थी? तो जनरल की कट ऑफ 93.236 बनी थी। 2023 में 11 लाख बच्चे बैठे थे और उस टाइम पर 91 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ बनी थी। और इस लास्ट ईयर 93.236 कट ऑफ बनी थी, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी हाई थी। अब इस साल क्या रहने वाली है? क्या 2024 की तुलना में कम रहने वाली है या ज्यादा रहने वाली है? इस पर मैं अभी
बात करने वाला हूं। तो देखो यार, ये डेटा जो मैं बताऊंगा ना, ये मान के चलो 100% है। 100 मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही सकता है, पर बहुत सटीक डेटा है। और ये जानने के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इस बार का जो हमारा कट ऑफ है 2025 का, वो 2024 से ज्यादा रहने वाला है या कम रहने वाला है। तो इसके लिए गणित समझो। गणित ये है कि अभी हमारे जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ है, इसमें टोटल नंबर जो टोटल बच्चों ने जो रजिस्टर किया था, वो लगभग लगभग 13 पॉइंट समथिंग बच्चों ने, 13.5 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया था। 13 पॉइंट मान लो 8 लाख बच्चों ने, लगभग लगभग डेटा यही बोलता है कि लगभग 13.8 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। और कितने लोग बच्चे अपीयर हुए, तो जो बच्चा अपीयर हुआ था वो 12,58,000 अपीयर हुआ था। किसमें? जनवरी अटेम्प्ट में। सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट से कंपेयर कर रहा हूं, 2024 के जनवरी को 2025 के जनवरी से कंपेयर कर रहा हूं। इस बार बैठने वाले बच्चों की संख्या थी 12,58,000। अब अगर मैं बात करूं पिछले साल 2024 में कितने बच्चे बैठे थे, 2024 में जनवरी में कितने बच्चे बैठे थे, तो मात्र 11 लाख बच्चे बैठे थे। तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी में ही पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख बच्चे ज्यादा बढ़ गए। 1.5 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। पिछले जनवरी में जो बच्चे बैठे थे उनसे 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख ज्यादा बच्चे इस बार 2025 में बैठ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि 2025 का कट ऑफ 2024 से ज्यादा होगा और 110% ज्यादा होगा। अब कितना होगा उसको मैं अभी कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाता हूं। अब कैलकुलेशन समझो तुम ध्यान से। पहले ये बात तो तुमको क्लियर हो गया होगा कि 2024 में जो कट ऑफ थी 93.236, उससे गारंटेड ज्यादा आएगी 2025 की कट ऑफ। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन भागना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बताने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको आपके परसेंटाइल पर, चाहे आपके परसेंटाइल 20 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, 90 हो, 95 हो, 99 हो, जो भी हो, आपके परसेंटाइल पे पहली बात एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो क्या मिलने वाली है, कौन सी कैटेगरी को क्या मिलने वाली है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। भागना नहीं है, पहले पूरी वीडियो देख के जाना है। तो कट ऑफ अपनी क्या जाने वाली है, पहले मैं आपको कट ऑफ समझाता हूं। देखो इस बार अगर मैं बात करूं 2025 में, तो टोटल अप्लीकेंट्स ऐसे 13.11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स जो अपीयर हुए हैं वो लगभग लगभग 12,58,000 बच्चे अपीयर हुए हैं। मान लेते हैं कि अगले अटेम्प्ट में भी 12,58,000 ही अपीयर होते हैं। मान लेते हैं अप्रैल में भी इतने ही अपीयर होंगे। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि इतने ही अपीयर होंगे, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 12 लाख हो जाए, ये ऐसा भी हो सकता है कि 13 लाख हो जाए। मेरा अनुमान ये बोलता है कि कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। 12 लाख से ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। हो सकता है 11.90 हो जाए, 11,90,000 हो जाए, पर 11,58 से ज्यादा नहीं होगा। पर मान लेते हैं कि लगभग एक मीडियन मान लेते हैं कितना ही रहेगा। तो इसमें लगभग 70 से 75% बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जिन्होंने पहला भी दिया होगा और दूसरा भी दिया होगा। अभी डेटा मैं कैसे बोल रहा हूं, तो यार ये डेटा मैं पिछले साल के कैलकुलेशन या उसके पिछले साल के कैलकुलेशन के आधार पे बोल रहा हूं कि हर साल देखने में आता है कि 70 से 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों पेपर में दोनों पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। बाकी 25% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो जनवरी को भरते हैं, अप्रैल को नहीं भरते हैं। और कुछ 25% ऐसे होते हैं जो अप्रैल को भरते हैं, वो जनवरी को नहीं भरते हैं। तो उस डेटा के हिसाब से हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली अभी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे रैंक को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाए तो रैंक इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो मान लेते हैं इसका 70% कॉमन है, तो 70% कितना हुआ? 8.8 लाख, 8.8 लाख, इसका 70% हुआ। और बाकी 30% ऐसे थे जो या तो जनवरी में बैठे थे या अप्रैल में बैठे थे, तो टोटल लगभग लगभग इतना बैठे थे। अब इसको तुम जोड़ दो, तो जोड़ने पर पता चल रहा है कि 16,35,000 इस बार अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने का आशा है। तो इस साल जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठेंगे वो लगभग लगभग 16,35,000 के आसपास बैठेंगे, या अप्रोक्सीमेट बोल दूं तो 16 लाख बैठेंगे। पिछले साल का भी कुछ कैलकुलेशन ऐसा ही था। पिछले बार टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बैठे थे, पहले अटेम्प्ट में बैठे थे लगभग लगभग 11 लाख के आसपास, पहले अटेम्प्ट में बैठे थे 11 लाख के आसपास, और दूसरे में बैठे थे लगभग लगभग 10 साढ़े 10 लाख के आसपास। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग लगभग मिला के हुए थे 14,15,000।
तो पहले अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में 2024 में 11 लाख बच्चे बैठे थे। जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कैलकुलेट किया गया दोनों सेशन को मिला के यूनिक कैंडिडेट, तो 14 लाख निकल के आया। तो ये 14 लाख बच्चे अब उसी के हिसाब से अगर इस साल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल के आ रहा है कि लगभग 16 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। ये हो सकता है 16.5 भी हो जाए, हो सकता है 15.5 भी हो जाए, पर लगभग लगभग एक मीडियन मैंने ले लिया। अब अगर 16 लाख में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मान लूं तो बस परसेंटाइल निकालो। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, जो आपके यहां परसेंटाइल दिया गया है उसका मतलब आप समझिए। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि कितने बच्चे आपसे आगे चल रहे हैं। जैसे मान लो मेरी 1 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से सॉरी मेरी मान लो मेरी 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि 100 परसेंटाइल में से मैं 99 परसेंटाइल पा रहा हूं। इसका मतलब 1 परसेंटाइल लोग ऐसे भी हैं, अभी भी हैं, जो मुझसे आगे चल रहे हैं। अब 16 लाख का 1% क्या होगा? सोचो 16 लाख का 1% क्या होगा? तो 16 लाख का 1% क्या होगा अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि कितने लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, तो 16 लाख का 1% लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, तो 16 लाख का 1% लोग, तो कितना हो गया? 16 लाख का 1% कितना हो गया? 16,000 हो गया। 16 लाख का 1% कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो 16,000 लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, तो मेरी जो रैंक बनेगी वो लगभग लगभग 16,000 के आसपास बनेगी। किसके आसपास बनेगी? 16,000 के आसपास का बनेगी। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? तो ये चीज है। अब मान लो किसी की 100 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है? उसकी रैंक 1 बनेगी। हाँ, आइडियली बननी तो चाहिए, लेकिन 100 परसेंटाइल पे कितने बच्चे होते हैं? लगभग लगभग 20-30, मतलब 20-40 बच्चे तो हो ही जाएंगे। तो अब 20-40 बच्चे अगर होते हैं 16 परसेंटाइल पर, तो 100 परसेंटाइल पर अगर 40 बच्चे हैं, तो मेरी रैंक जो बनने की पॉसिबिलिटी है वो 1 से लेके 40 के बीच में कुछ भी बन सकती है। बात समझ में आ रहा है? 1 से लेके 40 के बीच में क्या बनेगी, ये इसकी अलग अलग गणित है, लेकिन वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी तुम समझ लेना। लेकिन अभी हमें रैंक कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप रैंक कैलकुलेट करो, और मैं यहां पर कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि किस परसेंटाइल पर क्या रैंक बनेगी। अगर किसी की 99.5 परसेंटाइल है, तो रैंक लगभग 8,000 से के आसपास है, पर प्लस माइनस 5% का एरर चलेगा। 5% का एरर घटा लो, 5% का एरर बढ़ा लो 8,000 का, इसी के बीच में आपका लगभग रैंक रहने वाला है। 99 परसेंटाइल अगर किसी की रैंक है, तो लगभग 16,000, 99 परसेंटाइल पे लगभग 16,000 रैंक बनने की संभावना है। 98.5 पर 24,000 रैंक बनने की संभावना है। 98 परसेंटाइल पर 32,000 रैंक बनने की संभावना है। इस तरीके से आपको एक क्लियर हो गया होगा आपके परसेंटाइल पर आपकी क्या रैंक बनने की संभावना है। मैंने सबके लिए दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे करना है वैसे। तुम एक आइडिया लगा लो कि तुम्हारी इसमें से क्या परसेंटाइल आ रही है, या किस परसेंटाइल के आसपास हो। देखो, अगर किसी की 99.9 मान लो 99.3 परसेंटाइल है, इसका मतलब वो 99 से लेके 95 के बीच में रहा होगा। उसके हिसाब से आप रैंक देख लो, या फिर फार्मूले से रैंक कैलकुलेट कर लो, वो ज्यादा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। हालांकि 100% यही आए ये नहीं बोल रहा हूं, 5% का प्लस माइनस तो एरर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि किसको किसको एनआईटी मिल रही है। तो अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, देखो कट ऑफ की बात अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो तुम बताओ जनरल का क्या कट ऑफ होना चाहिए? जनरल का कट ऑफ क्या होना चाहिए मेरे भाई? जनरल का कट ऑफ क्या होना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर जनरल का कट ऑफ कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। 1 लाख, शुरू के 1 लाख बच्चों को, शुरू के 16 लाख में से 16 लाख में से लगभग 16,35,000 में से, शुरू के मान लो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 16,35,000 हमारा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहा था। इसमें से 1 लाख बच्चे को क्या करना है? 1 लाख बच्चे को कट ऑफ क्लियर कराना है। 16,35,000 में से 1 लाख बच्चे को कट ऑफ क्लियर कराना है, तो 1/16,35,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आएगा? लगभग लगभग 6.11 आएगा। तो उसको फिर ये हमारा क्या आ रहा है? 6.11 क्या आ रहा है कि इतने मतलब 100 माइनस 6.11, लगभग लगभग ये 93 पॉइंट लगभग मान के चलो 88 के पास आएगा, या अप्रोक्सीमेट मान लिया तो 94 आएगा। तो हमारी जो कट ऑफ निकल के आने की संभावना है दैट इज द 94 परसेंटाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें, मुझे मान लो यहाँ पे रैंक कितनी चाहिए, मुझे रैंक चाहिए लगभग लगभग 1,000 के अंदर, 1 लाख के अंदर रैंक चाहिए। तो 1 लाख के अंदर रैंक चाहिए,
तो परसेंटाइल हमको नहीं पता है, 100/100 माइनस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहां से कैलकुलेट कर लो और गेन परसेंटाइल निकाल लो कि कितने परसेंटाइल पर 1 लाख के अंदर रैंक बन जाएगी, 1 लाख के अंदर रैंक बन जाएगी, 1 लाख के अंदर रैंक बन जाएगी। तो टोटल परसेंटाइल गेन परसेंटाइल निकल के आएगा लगभग लगभग 94 परसेंटाइल। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा इस साल का जो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बनने वाला है जेई मेन का वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि 94 परसेंटाइल के आसपास बनने वाला है। हो सकता है कि वो 93.89 हो जाए या 94.5 के आसपास तक पहुंच जाए। मतलब मैक्स टू मैक्स लगभग एक बेंचमार्क मैं आपको बता देता हूं कि इस बार की कट ऑफ का बेंचमार्क क्या है। तो इस बार की कट ऑफ का बेंचमार्क है 94 परसेंटाइल। इसी के इर्द गिर्द अपना कट ऑफ बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं बाकी लोगों का, तो बाकी लोग का तो देखो एग्जैक्ट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने बच्चे आने वाले अटेम्प्ट में जनरल में बैठेंगे, ओबीसी में बैठेंगे, एससी में बैठेंगे। लेकिन फिर भी आपका जो कट ऑफ है, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इससे ज्यादा ही रहने वाला है, इससे ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए। अब कितना ज्यादा रहने वाला है, तो लगभग लगभग इसी के आसपास अपना अप्रोक्सीमेट आइडिया आ रहा है कि शायद इसी के आसपास अपना कट ऑफ रहे। तो अगर मैं 2025 की बात करूं और 16,35,000 बच्चों को रेफरेंस मान के आपके कट ऑफ को कैलकुलेट किया जाए, तो यही होगा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि संदीप भैया कैसा बता रहे थे। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस डेटा के अनुसार बोल रहे हैं कि भैया मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा काम बन गया। ओके, अब बात करते हैं भैया किसको एनआईटी मिलेगी। तो एनआईटीज को हमने 3 टायर में बांट रखा है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। लगभग लगभग जो टोटल एनआईटीज है हमारे पास, उसके जितनी भी एनआईटीज हैं उनको उनके प्लेसमेंट, उनके रैंकिंग के बिहाफ पर हमने टायर 1, टायर 2, टायर 3 में बांटा है। अगर सबसे बेस्ट एनआईटी की बात किया जाए तो अभी एनआईटी ट्रिची है, उसके बाद एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, कालीकट, नागालैंड। जयपुर से ऊपर रखिए इसको, लेकिन चूंकि कट ऑफ के हिसाब से मैंने रखा है तो इसलिए जयपुर आपको ऊपर दिख रहा होगा। फिर एनआईटी कालीकट, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरतपुर, जमशेदपुर, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अब मैं पहले शुरू के 10-11 एनआईटीज की बात करता हूँ, जहां पर अगर आप जा रहे हो तो मान के चलो यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टूडेंट। जबरदस्त कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और एनआईटी इलाहाबाद तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल में भी 20 लाख का एवरेज पैकेज है इसका, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में तो 29-30 लाख का, मतलब 28 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस में, और हाईएस्ट पैकेज करोड़ों में। ओके, अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, जहां पर जनरली आपको एवरेज पैकेज 25 लाख से लेके 30 लाख के बीच में देखने को मिल जाता है, जहां पर एवरेज पैकेज आपको 25 से 30 लाख का देखने को मिल जाता है सिर्फ कंप्यूटर साइंस में। अगर आपको वहां कंप्यूटर साइंस चाहिए तो एटलीस्ट कितना परसेंटाइल आपको लेके आना होगा? तो देखो, अगर किसी की 99 परसेंटाइल बन रही है, तो मोटा मोटी उसकी 16,000 के आसपास रैंक बनेगी। और 16,000 रैंक पर टायर 1 में कहीं पर भी उसको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। सोचो, कंपटीशन इतना हाई है कि 100 में से 99 परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी टायर 1 में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलने वाला है, बात फैक्ट है। हाँ, बाकी के ब्रांचेस, जो नीचे की ब्रांचेस हैं, वो डेफिनेटली मिल जाएंगी, कोर ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं है। 99 परसेंटाइल काफी अच्छी परसेंटाइल है, बट फिर भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो बनना पड़ेगा। और अगर आपको टॉप के 1-2 में चाहिए तो आपके कम से कम 1600 के अंदर रैंक होनी चाहिए, 2000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, और उसके लिए आपको लेके आना होगा 99.9 परसेंटाइल या 99.8 परसेंटाइल। ये बात आपको समझना होगा, कट एंड क्लियर बात है, सिंपल। अगर आप टॉप 10 में चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो कम से कम 99.5 परसेंटाइल लेके आओ। 99.4 पे भी काम चल जाएगा। ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ लास्ट राउंड है, सीसेप राउंड का डेटा है। इसके बाद इन कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस में किसी भी ब्रांच में एडमिशन नहीं हुआ, मतलब कंप्यूटर साइंस में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। लास्ट कट ऑफ में दिखा रहा हूं, तो सेफ स्कोर है 99.5 टॉप 10 में जाने के लिए विद कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन में नो डाउट थोड़ी सी लो रैंक तक और हो जाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस हियर। ओके बच्चा पार्टी, अगर मैं टायर 2 की बात करूं, टायर 2 में, तो टायर 2 में देखो, अगर आपके 99 परसेंटाइल है तो डेफिनेटली आपका टायर 2में 100% एडमिशन हो जाएगा। और ये आपके सामने कट ऑफ मैंने सीसेप राउंड का रख दिया है, जिससे आपको देख के मिल जाएगा। इसके बाद से सीसेप राउंड में किसी बच्चे का एडमिशन, मतलब इसके बाद से इन एनआईटीज के कंप्यूटर साइंस में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट कट ऑफ दिखा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि 99 परसेंटाइल लेकर आने पर भी आपको एनआईटी सिर्फ टायर 2 में मिलेगा, टायर 1 में कोई गारंटी नहीं है।
ओके हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो, बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराते हो, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा काम बन जाए, स्पेशलाइजेशन वगैरह में जुगाड़ लग के आपका मतलब स्पेशलाइजेशन वगैरह में आपका एडमिशन हो जाए। ओके तो हाँ, ये है डेटा। और अगर आपके मान लेते हैं 98 परसेंटाइल आते हैं, तो 98 परसेंटाइल पे आपको टायर 2 में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। तो जो लोग 98 परसेंटाइल से नीचे हैं भाई, दिल मत तोड़ना। अब बात करते हैं टायर 3 वाली एनआईटीज का, जिसमें ज्यादातर काम की एनआईटी नहीं है। एनआईटी नागालैंड मैं रिकमेंड ज्यादातर नहीं करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, हाँ, श्रीनगर का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। अगरतला लोग जाते हैं, यू कैन लुक एट दैट, अदरवाइज आई आई विल नॉट। और वही पेंडिचेरी का भी वही हाल है। तो मतलब अगर मैं कुल मिला जुला के बोलूं, तो मेरी नजर में ये बहुत अच्छी, मेरा अगर बेटा होता या भाई होता, तो मैं जनरली नहीं रिकमेंड करता। क्योंकि एक तो यार ये नॉर्थ ईस्ट में रिसोर्सेज थोड़े से कम है, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गो। ए मोस्ट ऑफ द एनआईटीज जो है नई एनआईटीज हैं, बट फिर भी अगर मान लेते हैं आपकी 98 परसेंटाइल है, तो आपका यहाँ पर काम आराम से बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके 97 परसेंटाइल है, तो भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो लोग 97 परसेंटाइल प्लस लेके आए हैं, मैं बोलूंगा वो लोग सेफ हैं एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए वो लोग क्या है बेटा, सेफ हैं, कि उनको कहीं ना कहीं इधर मिल जाएगा। अच्छा, इनको 97 परसेंटाइल प्लस वालों को टायर 2 में ना थोड़ा सा ब्रांच से अगर कंप्रोमाइज करें, तो टायर 2 में भी चले जाएंगे। टायर 3 में या तो कंप्यूटर साइंस ले लो, या टायर 2 में थोड़ा सा कोर ब्रांच ले लो। इनफैक्ट वो लोग टायर 1 में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर उनको वहां पे मेटलर्जी, माइनिंग, बायोटेक, फूड, इस टाइप के ब्रांचेस लेने पड़ सकते हैं। केमिकल, मतलब इस टाइप के ब्रांचेस लेने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा और ब्रांच लो हो जाएगा। 97 परसेंटाइल तक बच्चा एनआईटी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर वो टायर 1 में जाता है, तो अति लोअर ब्रांच, मतलब जो मैंने नाम लिया, अगर टायर 2 में जाता है तो फिर कोर ब्रांच, और अगर टायर 3 में जाता है तो सीएसई ब्रांच। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो 97 प्लस वाले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एनआईटीज में काम बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डिपेंड करेगा कि आपकी इसमें से क्या परसेंटाइल है, और कौन सा टायर, किस टायर की कौन सी एनआईटी आपको मिलने वाली है। ये बहुत बहुत मतलब मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से हजारों बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू मोस्ट ऑफ द इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में भेज चुका हूं, एंड आई हैव अ गुड आइडिया कि व्हाट्स गोइंग हियर। ओके के बच्चा पार्टी। लेकिन ट्रिपल आईटीज की थोड़ी सी बात कर लें, तो सीएससी मान के चलो, अगर किसी की 95 परसेंटाइल से कम है, या 96 परसेंटाइल से भी कम है, 96 परसेंटाइल पे लगभग लगभग आपका 64,000 रैंक बनेगा। और अगर किसी का 96 परसेंटाइल से कम है, तो मैं बोलूंगा उसको एनआईटीज में सीएससी का 0% चांस है। एनआईटीज में सीएससी का 0% चांस है, अगर वो जनरल कैंडिडेट है और होम स्टेट कोटा वाला मामला नहीं है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट कॉलेज की तरफ जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो। लेकिन ट्रिपल आईटीज में उसका काम बन सकता है। ट्रिपल आईटीज में जो सबसे लो रैंक पर ट्रिपल आईटी एडमिशन देती है, वो है ट्रिपल आईटी भागलपुर, कल्याणी, और भागलपुर हो गया, कल्याणी हो गया, अगरतला हो गया, और मणिपुर हो गया। ये 4-5 हैं जो सबसे लो रैंक पे एडमिशन देती हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। हाँ, ट्रिपल आईटी भागलपुर में एक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग करके भी ब्रांच है, जो 56,000 पे सीसा में बंद हुई थी। ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये सीसा राउंड का दिखा रहा हूँ, सीसा राउंड का। इसके बाद किसी भी इन ट्रिपल आईटीज के इन ब्रांच में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। ये लास्ट बच्चे थे जिनका एडमिशन हुआ था। अब अगर आपको पिछले साल से अगर मैं देखूं, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो एटलीस्ट आप देख सकते हो 52,000 पे ट्रिपल आईटी भागलपुर की कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, और 52,000 रैंक मतलब 96.5 से आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप जस्ट एंट्री मारना चाहते हो भागलपुर और कल्याणी में, तो कम से कम आपके पास 96 परसेंटाइल तो 96 परसेंटाइल प्लस तो 100% होना चाहिए। अगर उससे कम है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये दुखद बात है। अगर आप ट्रिपल आईटी के जस्ट मतलब अगरतला और इसको छोड़ दो, मणिपुर और अगरतला को छोड़ दो, तुम्हें पता है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है। अगर तुम मणिपुर में एंट्री मारना चाह रहे हो, तो तुम्हारा काम मान के चलो 95 पे भी हो जाएगा, 94.5 पर भी हो सकता है, 95 पर भी हो जाएगा, 94.5 पर भी हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में चाहते हो, क्योंकि ट्रिपल आईटी भागलपुर का प्लेसमेंट ठीक है, कल्याणी का भी प्लेसमेंट ठीक है, तो कम से कम आपके पास 96 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए, 96.5 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए। अगर आपको उससे लो मिल रहा है, मान लो 90
96 से अगर आप कम हो तो आप मान के चलो आपको ट्रिपल आईटीज में सीएससी ब्रांच नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीएससी ब्रांच नहीं मिलेगा। दिल मत तोड़ना अपना, एक का 10 क्लियर बात है कि अगर आपको सीएससी फैमिली चाहिए तो एटलीस्ट ये चीज आपको आपके पास होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि ईसी चाहिए, मान लो ट्रिपल आईटी जानी जाती है कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही हूं, मैंने भी अपनी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है। तो अगर आपको ईसी चाहिए तो कितना परसेंटाइल होना चाहिए एटलीस्ट? तो देखो जो सबसे लो रैंक पर मिलने वाली है, एक तो मणिपुर तो है ही है और अगरतला भी है, लेकिन उसके अलावा ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ये सबसे लो रैंक तक मिलती हैं। ओके, अब ये सबसे लो रैंक तक मिलती हैं, अगर इन तक आपको जाना है तो कम से कम आपके पास 95.5 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए, 96 मान लो, 96 प्लस होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं उसके मणिपुर में तो 1 लाख प्लस पर भी वीएलएसआई में हुआ था, तो जिसकी 93 परसेंटाइल है, 94 परसेंटाइल है, मणिपुर में अगर जा रहा है तो भी ट्राई कर सकता है कि उसका हो सकता है ट्रिपल आईटी मणिपुर में हो जाए। पर बाकी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कम से कम 95.5 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी भागलपुर में एक ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स, जो लो रैंक तक मिलती है, अगर किसी का 95 परसेंटाइल है तो भी वो ट्राई मार सकता है। ट्रिपल आईटी करनौल में मैकेनिकल 5 साल का है, जो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो 95 परसेंटाइल। मतलब मोटा मोटी अगर सीएससी चाहिए तो 96 प्लस परसेंटाइल, और अगर आपको ईसी चाहिए तो एटलीस्ट 95 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके कहीं सीसैब राउंड में किस्मत चमके, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इससे नीचे वालों का क्या, इससे नीचे वालों का नो चांस, कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिले। बात समझिएगा, बहुत कट एंड क्लियर बात है, थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया मिलता उतना ही है शायद जितना हम मेहनत करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि किसी एनआईटी के किसी ब्रांच में एंट्री मारना हो तो क्या परसेंटाइल चाहिए। तो सबसे लो रैंक पर जो मिला था वो एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी मिजोरम में ये सिविल ब्रांच मिले थे। तो अगर आपको किसी में भी एंट्री मारना हो जस्ट, तो मैं बोलूंगा, ये तो खैर एमएससी का कोर्स है, बीटेक वाले हैं, अगर एंट्री मारना हो तो लगभग 1 लाख रैंक तक एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, जस्ट एंट्री मारने के लिए, अच्छे में नहीं, जस्ट एंट्री मारने के लिए, टायर 3 के रद्दी वाले ब्रांच में। तो कितना 1 लाख रैंक था, और 1 लाख रैंक आपका बनेगा 93 से 94 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल से लेके 94 परसेंटाइल से लेके 93.5 परसेंटाइल के बीच जिनका भी हो उनका बन रहा होगा। तो अगर वो लोग चाहें तो जोसा की काउंसलिंग करा सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इससे नीचे वालों का क्या, तो नो एनआईटी किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, नो एनआईटी, नो ट्रिपल आईटी। हाँ, अगर आपके पास एससी कोटा है तो 92 पर जबरदस्त कॉलेज मिलेगा, मतलब 90 पर भी जबरदस्त कॉलेज मिलेगा, एसटी कोटा है तो जबरदस्त कॉलेज मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा और कम कर लो आपने एंट्री मारने के लिए, पर अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो इससे नीचे नो एनआईटी, नो ट्रिपल आईटी, नो एनआईटी, नो ट्रिपल आईटी, क्लियर एंड कट बात। ओके, तो ये रहा आपके एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का डेटा, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कहां तक आपका एडमिशन हो रहा है। अब जिसका इससे कम है वो क्या करें, अब जिसका इससे कम है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेट काउंसलिंग में बैठेंगे, जीएफटीआई के लिए ट्राई करेंगे। अब स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन सी काउंसलिंग है, वहां के बेस्ट कॉलेज क्या है, उस पर डिटेल एक डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। कौन चाह रहा है उस पर वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके अनुसार मैं अब काम करना शुरू कर देता हूं। नीचे एक गूगल फॉर्म है, मेरे गाइडेंस के लिए गूगल फॉर्म भर देना, आई विल रीच यू सून। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।